गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी बैंकर्स का स्वागत है आज की इस स्पेशल मुलाकात में, बातचीत में। आज हम बातचीत करेंगे आपके सीआईबी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट मुद्दे पर, और वो है डीआरटी, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स पर आज हमारी बातचीत होगी। डीआरटी किस सेक्शन के अंतर्गत स्टैब्लिश होता है, कौन सा एक्ट है, और डीआरटी इसके पूरे स्टाफ और प्रिसाइडिंग ऑफिसर, इन सब पर हमारी चर्चा होनी है। सेक्शंस के साथ हम बातचीत करेंगे। डीआरटी आपको देखने को मिलता है डेट रिकवरी एंड बैंक्रप्सी एक्ट 1993, जिसको हम बोलचाल की भाषा में आरडीबी एक्ट के नाम से जानते हैं। ये जो यूनिट है आपको वो मिलेगा बीआरबीएल के मॉड्यूल सी में। ये पूरी चीज, आप पूरी चर्चा वहां पर देखने को मिलती है, और ये आपके सीआईबी एग्जामिनेशन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आज हम पूरी बातचीत करने वाले हैं डीआरटी पर, एक एक करके इसको बहुत इत्मीनान से समझते चलिएगा, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से खूब सारे बनते हैं। पहले कुछ मैं आपको इसमें इससे जो बेसिक बातचीत है वो आपको बता देता हूं। देखिए, आरडीबी एक्ट यानी रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंक्रप्सी एक्ट 1993 है, जिसके सेक्शन 3 और सेक्शन 8 के अंतर्गत आपको डीआरटी और डीआरएटीज मिलती हैं। आरडीबी एक्ट 1993 सेक्शन 3 में है, आपको मिलेगा डीआरटीज के एस्टेब्लिशमेंट की बात हुई है, और सेक्शन 8 में डीआरएटीज के एस्टेब्लिशमेंट की चर्चा हुई है। क्लियर है? जिसको हम कहते हैं डेट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल्स की बातचीत की गई है। इसका मतलब सेक्शन 3, 4, 5, 6, 7 ये डीआरटी से रिलेटेड है। डीआरटी कौन एस्टैब्लिश करेगा, डीआरटी में प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या आएगा, उसका क्या क्वालिफिकेशंस होगी, ऑफिस टेन्योर क्या होगा, ये सारी चर्चा आपको सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 7 तक डीआरटीज के बारे में मिलता है। सेक्शन 8 से लेकर आपकी चर्चा पूरी शुरू हो जाती है डीआरटीज के बारे में। आज हम पूरी बात सिर्फ डीआरटीज पर करेंगे, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल पर। हमारी अगली जो मुलाकात होगी उसमें मैं डीआरटीज पर भी पूरी चर्चा करूंगा। तो अगर आप इस क्लास में लगातार बने रहेंगे तो डीआरटीज आपको दोनों बातें पता चल जाएंगी। अब और कुछ बातें देख लेते हैं। ये जो आरडीबी एक्ट है, असल में इसका वास्तविक नाम आरडीबी एक्ट शुरू में नहीं था, अब तो इसको आरडीबी एक्ट के नाम से जानते हैं। इसका जो एक्चुअल नाम था 1993 में जब यह अधिनियम पारित हुआ था, तो इसका जो एक्चुअल नाम था वो था द रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंक, द रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्ट 1993। इसका ये नाम 2019 में अमेंडमेंट के बाद बदल के कर दिया गया रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंक्रप्सी एक्ट 1993। तो ये दोनों सेक्शन तो खैर अभी याद कर लीजिए, सेक्शन 3 में डीआरटीज और सेक्शन 8 में डीआरएटीज की चर्चा की गई है। अब बात करते हैं एक एक करके सारे सेक्शन की। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं सेक्शन 3 में क्या कहा गया। सेक्शन 3 केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को यह पावर देता है कि वो एक या एक से अधिक डीआरटीएस की स्थापना कर सकता है। तो दो सवाल यहां से आपके बन गए। सबसे पहला, डीआरटीएस को स्टैब्लिश कौन करता है? तो केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। एक या एक से अधिक डीआरटीएस को स्टैब्लिश कर सकता है। डीआरटीएस का जो जुडिक्शन होता है वो रीजनल होता है, यानी डीआरटीएस क्षेत्रीय आधार पर काम करती हैं। डीआरटीएस का जब भी स्टैब्लिशमेंट होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में गैजेट करेगा, और जिस डेट से वो, जो डेट उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में होगी, उसी दिन से उस पर्टिकुलर जगह पर डीआरटीएस का एस्टेब्लिशमेंट माना जाएगा। इसको अपॉइंटेड डे बोला जाता है। तो डीआरटीएस की स्थापना कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगा, ऐसा कहता है सेक्शन 3 सबसेक्शन 1। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल, सेक्शन ट्रिब्यूनल का मतलब जहां कहीं भी सिर्फ ट्रिब्यूनल शब्द लिखा है उसका मतलब है डीआरटी, और जहां कहीं भी आपको इस पूरे अधिनियम में एपिलेट ट्रिब्यूनल शब्द दिखाई देगा उसका मतलब डीआरएटीज होता है। तो सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत क्या लिखा गया? द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बाई नोटिफिकेशन, अपने ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन देगा, एस्टैब्लिश वन और मोर ट्रिब्यूनल्स टू बी नोन एज द डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। तो सेक्शन 3 के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल नोटिस में गैजेट करके एक या एक से अधिक ट्रिब्यूनल की स्थापना करेगा, जिसको हम डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स के नाम से जानेंगे। To exercise the jurisdiction, power and authority conferred on such tribunal by under this act। ये वो सारे jurisdiction, सारे पावर, सारी अथॉरिटी का उपयोग करेगा जो इस एक्ट में उसको दिया गया है। क्लियर हो गई इतनी बात? तो कौन स्थापित करेगा? केंद्र सरकार। कौन से सेक्शन के अंतर्गत? सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैब्लिश करेगा, सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत। अब आते हैं कंपोजिशन ऑफ ट्रिब्यूनल। अब यहां पर एक बात थोड़ा रुक के समझिएगा। यहां पर हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कंपोजिशन ऑफ ट्रिब्यूनल, आगे चल के आपको मिलने वाला स्टाफ ऑफ ट्रिब्यूनल। तो कंपोजिशन ऑफ ट्रिब्यूनल, जब भी आपसे पूछा जाए कि जो ट्रिब्यूनल है यानी जो डीआरटी है वो उसमें कितने सदस्य होते हैं, ठीक से ध्यान से समझिए इस बात को, कितने सदस्य होते हैं या कंपोजिशन में कितने लोग होते हैं, तो आपका आंसर बनेगा एक ही सदस्य इसमें होता है, जिसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहा जाता है। अब एक बात आपको यहां पर और समझनी है जो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। डीआरटी जो होता है उस पे एक सदस्य होगा, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। सामान्य तौर पर जिसको बोलचाल की भाषा में हम जज बोलते हैं, वो यहां पर किस नाम से जाना जाता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर के नाम से जाना जाएगा। अगर यही बात डीआरएटीज के बारे में करें, डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में बात करें, तो वहां पर होता है चेयरपर्सन। ये आपको याद रखना है, दोनों में अंतर है। डीआरटीज में प्रिसाइडिंग ऑफिसर, डीआरटीज में चेयरपर्सन होता है, एक सदस्य वहां पर भी होगा।
तो डीआरटी की हम बात करें तो डीआरटी का जो कंपोजिशन है वो सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 में डिफाइन किया गया है। डीआरटी में एक ही व्यक्ति होता है जिसको हम कहते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर, और इसकी नियुक्ति करता है केंद्र सरकार। डीआरटी को स्टैब्लिश भी केंद्र सरकार करेगा। इसके एक सदस्य की नियुक्ति करता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर, होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार ही करता है। अभी हम स्टाफ ऑफ ट्रिब्यूनल की बात नहीं कर रहे हैं, स्टाफ इससे अलग होता है, वो भी केंद्र सरकार ही नियुक्ति करता है। लेकिन अगर कभी पूछा जाए कंपोजिशन में कितने लोग हैं या कितने सदस्य होते हैं, तो आंसर सिर्फ आपका एक बनेगा। अ ट्रिब्यूनल सेल कंसिस्ट ऑफ वन पर्सन ओनली, एक ही पर्सन होगा जिसको हम यहां पर किस नाम से जानते हैं, रिफर्ड टू एज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर टू बी अपॉइंटेड बाय नोटिफिकेशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सवाल यहां से पूछा जा सकता है कौन इसको अपॉइंट करता है, तो भी आपका आंसर क्या बनेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसको क्या करती है, अपॉइंट करती है। नेक्स्ट आपका क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज प्रिसाइडिंग ऑफिसर, सेक्शन 5 इसकी चर्चा करता है। तो सेक्शन 3 डीआरटी के एस्टैब्लिशमेंट की बात करता है, सेक्शन 4 कंपोजिशन की चर्चा करता है, सेक्शन 5 जो चर्चा करता है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी। अब यहां पर भी आपको थोड़ा सा रुक के समझना है। एग्जाम में क्वालिफिकेशन चेयरपर्सन का भी पूछा जा सकता है जो डीआरटी में होता है, क्वालिफिकेशन डीआरटी के प्रिसाइडिंग ऑफिसर के भी पूछा जाएगा। प्रिसाइडिंग ऑफिसर के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो सिर्फ एक ही रखी गई है, जबकि जब हम चेयरपर्सन पढ़ेंगे तो वहां पर 3 कंडीशंस आपको देखने को मिलेगी, वो हम चेयरपर्सन पर जब बात करेंगे तब करेंगे। एक ही कंडीशन यहां पर, और वो क्या है कि उसको या तो वो अपॉइंट हो या उसके पास अपॉइंटमेंट होने की एलिजिबिलिटी हो डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में। तो या तो वो डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट हो चुका है यानी डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में है, या उसके पास वो एलिजिबिलिटी है कि वो डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में अपॉइंट हो सकता है, तो वो यहां पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर के लिए भी अपॉइंट हो सकता है। यानी अगर सवाल आपसे पूछा जाता है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर होने के लिए जो न्यूनतम योग्यता है वो क्या होनी चाहिए, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के लिए डिस्ट्रिक्ट जज की योग्यता होना आवश्यक है। क्लियर, ध्यान से इस बात को समझिएगा, लीगल लैंग्वेज है, ठीक से समझिएगा। अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट, कोई भी व्यक्ति क्वालिफाइड नहीं अपॉइंटमेंट के लिए एज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर के रूप में किसी ट्रिब्यूनल का, अनलेस जब तक कि वो ना हो ही इज और हैज बीन और क्वालिफाइड टू बी डिस्ट्रिक्ट जज, जब तक वो डिस्ट्रिक्ट जज ना हो या डिस्ट्रिक्ट जज की क्वालिफिकेशन ना रखता हो तब तक वो क्वालिफाइड नहीं है यहां पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट होने के लिए। यानी जो क्वालिफिकेशन है वो डिस्ट्रिक्ट जज की होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका टर्म ऑफ ऑफिस प्रिसाइडिंग ऑफिसर, सेक्शन 6, इसके सारे सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सेक्शन 3, सेक्शन 4, 5, 6 ये सब बहुत इंपॉर्टेंट। सेक्शन 7 और सेक्शन 8 से आपका डीआर-80 शुरू हो जाता है। सेक्शन 6 ये कहता है कि कितना टेन्योर होगा, ऑफिस टेन्योर क्या होगा, दोनों बातें आपको याद रखना है। अगर हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर के एज की बात करें तो जो मैक्सिमम एज है वो याद रखिएगा है 65 ईयर्स, इसको याद रखना है आपको। और इनका जो ऑफिस टेन्योर होता है वो कितना है, जो ऑफिस टेन्योर है वो है 5 ईयर्स का। तो 5 साल वो है कितना, 5 ईयर्स का। 5 साल या 65 वर्ष जो भी पहले पूरा होगा ये रिटायर हो जाएंगे। क्लियर हो गई इतनी बात। क्या ये री अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं, तो आंसर है हाँ, इनको री अपॉइंटमेंट भी किया जा सकता है। तो ये दोनों बातें मैंने आपको यहां पर आसान भाषा में लिख दिया, याद रखिएगा। 65 वर्ष या 5 साल जो भी पहले पूरा हो जाता है ये रिटायर हो जाएंगे, इनको इनके पद से हटा दिया जाता है। चेयरपर्सन और प्रिसाइडिंग ऑफिसर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर और चेयरपर्सन दोनों के जो रिमूवल की चर्चा हुई है, इनके रेजिग्नेशन के रिमूवल की जो चर्चा हुई है वो इसी अधिनियम के सेक्शन 15 में की गई है। लेकिन अभी आपको सेक्शन 6 के अंतर्गत ये याद रखना है कि इनका ऑफिस टेन्योर मैक्सिमम कितना हो सकता है, एज मैक्सिमम कितनी होगी, और ये रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं। और ध्यान से समझिएगा, इनको हटाने का काम, रिमूव करने का काम अगर करेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करता है। समझिए, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ ट्रिब्यूनल शैल होल्ड ऑफिस फॉर टर्म ऑफ 5 ईयर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपने ऑफिस में 5 वर्ष तक बना रह सकता है। फ्रॉम द डेट ऑन विच ही इंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, जिस डेट में वो ऑफिस में आ रहे हैं, जिस डेट से वो पद संभालता है उसके अगले 5 साल तक वो अपने ऑफिस में बना रह सकता है। एंड शैल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, ये शब्द पूछा जा सकता है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल है या नहीं है, तो आपका आंसर बनेगा बिल्कुल है। प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन शैल होल्ड ऑफिस एज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द ट्रिब्यूनल आफ्टर ही हैज अटेन्ड द एज ऑफ 65 ईयर, तो कोई भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपने पद पर नहीं बना रहेगा अगर उसने 65 वर्ष की अवस्था पूरी कर ली है। तो 5 साल या 65 वर्ष जो भी पहले पूरा होगा वो व्यक्ति वहां से प्रिसाइडिंग ऑफिसर के रूप में रिटायर हो जाएगा। अब देखिए, इसकी मैं चर्चा आपसे पीछे कर रहा था, स्टाफ ऑफ ट्रिब्यूनल। अगर हम कंपोजिशन की बात करेंगे तो कंपोजिशन सेक्शन 4 में लिखा है, एक ही सदस्य होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर जिसको केंद्र सरकार ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा अपॉइंट करता है। दूसरा, ट्रिब्यूनल का स्टाफ कितना होगा, तो स्टाफ में जो चर्चा की गई है सेक्शन 7 कहता है कि भैया इसमें स्टाफ में केंद्र सरकार, यहां पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है एक या एक से अधिक रिकवरी ऑफिसर। तो हर ट्रिब्यूनल के साथ या तो एक, अगर केंद्र सरकार को लगता है कि एक से अधिक रिकवरी ऑफिसर की आवश्यकता है तो एक से अधिक रिकवरी ऑफिसर को भी अपॉइंट कर सकता है। तो एक या एक से अधिक रिकवरी ऑफिसर होगा स्टाफ के रूप में ट्रिब्यूनल में, और इसके अलावा जो अदर ऑफिसर्स है वो भी केंद्र सरकार नियुक्त करता है जितना वो सही समझता है।
सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्या कहता है? द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल प्रोवाइड द ट्रिब्यूनल विद वन और मोर रिकवरी ऑफिसर। सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल को एक या एक से अधिक रिकवरी ऑफिसर प्रोवाइड करेगा एंड सच अदर ऑफिसर एंड एम्प्लॉयज एज द गवर्नमेंट मे थिंक ऑफ इट। और इसके अलावा जो भी ऑफिसर्स और जितने एम्प्लॉय वो समझता है कि इस ट्रिब्यूनल के लिए आवश्यक है, उतने और भी वो अपॉइंट कर सकता है। तो जो रिकवरी ऑफिसर होता है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में गैजेट करके वहां अपॉइंट किया जाता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में गैजेट करके अपॉइंट किया जाता है। क्लियर होगी इतनी बात? अब जितनी चर्चा हम यहां पर कर रहे हैं डीआरटी और डीआरटी से संबंधित बाकी मामलों में, ऐसी ही कुछ मिलती जुलती बात आपको मिलेगी डीआर-80s में, जिसकी चर्चा शुरू होती है आरडीबी एक्ट 1993 के सेक्शन 8 से, जो हम अगली मुलाकात में पूरी चर्चा करेंगे। तो इन दो मुलाकातों में मैं आरडीबी एक्ट का एक बड़ा हिस्सा आपके साथ कवर कर लूंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सीआईबी बीआरबीएल एग्जामिनेशन के लिए। आज के लिए इतनी ही चर्चा रखते हैं। कल जब हमारी मुलाकात या अगली जब भी हमारी मुलाकात होगी, हम डीआर-80 पर भी आपसे पूरी चर्चा करेंगे। अभी आपके लिए बहुत समय है। अगर आप नवंबर दिसंबर का अपना एग्जाम टारगेट करें तो आपके पास पर्याप्त समय। आप हमारे महापैक में आ सकते हैं। महापैक आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में काम करेगा। सबसे खास बात महापैक की ये कि आपको सारे रनिंग बैचेस का एक्सेस मिलता है, सारे अपकमिंग बैचेस का एक्सेस मिलेगा। जैसे अगर आपने 2 ईयर या 1 ईयर जो भी आपने महापैक सब्सक्राइब किया है, तो अगले 1 साल या अगले 2 साल तक अगर आप उसमें हैं, तो आपको जितने भी नई चीजें हम उसमें लॉन्च करते जाएंगे वो सब ऑटोमेटिकली फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें ऐड होती चली जाती हैं। महापैक के साथ एक सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको सारे कंपलसरी पेपर की क्लासेस तो मिलती ही मिलती हैं, इसमें आपको इलेक्टिव पेपर की भी क्लासेस मिलेंगी। आपको इलेक्टिव पेपर इसमें अलग से परचेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इसके अलावा अगर हम इंडिविजुअल बैच की बात करें, तो आपके नवंबर दिसंबर एग्जाम को टारगेट करते हुए सीआईबी फाउंडेशन बैच लॉन्च कर दिया गया है। इसमें क्लासेस चल रही हैं, बिल्कुल न्यू बैच है। अगर आप महापैक लेते हैं तो ये बैच आपको अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। आप में से अगर किसी मित्र का सिर्फ एक ही कंपलसरी पेपर रुका हुआ है, तो आप सिंगल सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। चारों ही सिंगल सब्जेक्ट आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, तो सिंगल सब्जेक्ट के रूप में चारों कंपलसरी पेपर यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल है। अगर मैं इलेक्टिव पेपर की बात करूं तो इलेक्टिव पेपर हम आपको 4 उपलब्ध करा रहे हैं। एचआरएम, सेंट्रल बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट और रूरल बैंकिंग। अगर आप महापैक लेंगे तो आपको इलेक्टिव पेपर अलग से परचेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए एडेड होता है, उसमें आपको वो मिलेगा। कुछ और आप मुझसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं बीआरबीएल के विषय में या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के विषय में, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। आपके लिए इंपॉर्टेंट ग्रुप है। क्यूआर कोड को स्कैन करके जुड़ सकते हैं, या अगर कोई दिक्कत आ रही है इसको स्कैन करने में, तो आप टेलीग्राम पर सिंपली सर्च कर सकते हैं आशीष सर जेआईबी सीआईबी एग्जाम्स। आप इस माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आज हमारी चर्चा यहीं के लिए है। पूरी बातचीत आज हम लोगों ने सारे सेक्शन पर बात की जो डीआरटी से संबंधित है, सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 7 तक। अगली मुलाकात में हम चर्चा करेंगे डीआर-80s पर। बहुत बहुत धन्यवाद।